साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता आज आपसे चेस्ट पेन की 5वीं कड़ी जो हृदय से उत्पन्न होने वाले चेस्ट पेन है उसके बारे में आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, जैसा हमने पिछले वीडियो में जाना कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड महाधमनी एओर्टा में प्रवेश करती है। जो एओर्टा है इसकी बीमारियों की वजह से भी चेस्ट पेन हो जाते हैं। एओर्टा या और भी दूसरी ब्लड वेसल्स 3 लेयर से बनी होती है। सबसे अंदरूनी सतह को हम इंटीमा, मध्य को मीडिया और बाहरी को एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। अगर इस एओर्टा की दीवार में किन्हीं कारणों से एक लोकलाइज्ड एक विशेष स्थान पर कोई कमजोरी आ जाए उसकी दीवार में, और जैसा हम जानते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल एक हाई प्रेशर से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक या ऊपर वाला बढ़ा हुआ प्रेशर ज़्यादा वाला ब्लड प्रेशर शो करता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो 120 जब पंप करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा में पंप, तो 120 मिलीमीटर मरकरी पर इसको पंप करता है सामान्यतः। और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से अगर वो एक स्थान पर एओर्टा कमज़ोर हो गई है, वहाँ पर एक गुब्बारे जैसी फूली हुई रचना बन जाती है, क्योंकि वो दबाव सहने के बजाय फूल जाती है। और चूँकि तीनों दीवारें बाहर की तरफ एक गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। सामान्यतः ये चूँकि धीमे धीमे बढ़ती है और सामान्यतः हमें कोई लक्षण किसी भी मरीज में नहीं देती है। ये एओर्टा हृदय से निकल करके चेस्ट कैविटी, जिसको हम लोग थोरेक्स कहते हैं, वहाँ से होती हुई जो हृदय चेस्ट और एब्डोमेन पेट के बीच में जो एक पर्दा होता है, इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, उससे नीचे उतरती हुई एब्डोमेन में अर्थात जिसको हम लोग उदर कहते हैं उसमें प्रवेश करती है और पूरे शरीर में अपनी शाखाएं प्रशाखाएं फैला करके पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पैदा करती है। तो एओर्टा का वो पार्ट जो हृदय से निकल करके थोरेक्स या चेस्ट कैविटी में रहता है उसको हम लोग थोरेसिक एओर्टा, या और जो एब्डोमेन में या उदर में प्रवेश कर जाता है डायफ्राम से होते हुए उसको हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा के नाम से जानते हैं। ये जो एन्यूरिज्म है, ये जो गुब्बारे जैसी फूली रचना था, इसको हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं। ये जो गुब्बारे जैसी रचना एन्यूरिज्म है, अगर थोरेसिक एओर्टा में बनती है तो किसी में खांसी के लक्षण, अचानक आवाज़ में भारीपन के लक्षण, सांस फूलने के लक्षण भी दे सकती है, और एक मध्यम प्रकार का सीने में दर्द, पीठ में दर्द के रूप में भी महसूस करा सकती है। ये कहते हैं इसके बहुत से कारण हैं, जैसे पैदाइशी किसी दीवार एओर्टा की दीवार में पैदाइशी कमजोरी आ जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से लोकलाइज्ड कमजोरी आ जाना, पारिवारिक कारणों से उसमें ऐसी कोलेजन डिसऑर्डर हो कि लोकलाइज्ड बीमारी आ जाए, एओर्टा में सूजन एओर्टाइटिस नाम की बीमारी की वजह से ये हो जाए, सिफिलिस आदि संक्रमण में अगर सही समय पे सही तरीके से पूरा इलाज नहीं हुआ उसकी जटिलता के रूप में एन्यूरिज्म का पैदा हो जाए, या पुरानी चोट एओर्टा पे लग गई हो उसकी वजह से एक दीवार कमज़ोर हो गई, बाद में वहाँ पे एन्यूरिज्म बन जाए। इसमें जटिलता ये होती है कि सामान्य तौर पे तो कोई खास लक्षण नहीं होते हैं और मरीज चलता रहता है, लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी अन्य कारण से अचानक एन्यूरिज्म वो फट जाए, वो गुब्बारा फट जाए दबाव की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो क्या होगा? ब्लड एओर्टा जैसी महाधमनी में जहाँ पूरे शरीर के लिए ब्लड हाई प्रेशर पर जा रहा है तो ब्लड लीक कर जाएगा और मरीज को अचानक शॉक होगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और वो मृत्यु तक को प्राप्त हो सकता है। और अगर इसकी डायग्नोसिस सही समय पर नहीं बनी और तुरंत सर्जरी से एओर्टा को रिपेयर नहीं किया सका, खून की पूर्ति नहीं की जा सकी, तो मरीज की डेथ हो जाती है, ये कम पाई जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में एओर्टा में एक बीमारी और होती है जिसकी वजह से चेस्ट पेन उठ सकता है, उसका नाम है एआर्टिक डिसेक्शन।
ये भी एक रेयर बीमारी है और रेयर है, और इसको डिसेक्टिंग एआर्टिक एन्यूरिज्म भी कहते हैं। ये ट्रू एन्यूरिज्म नहीं है। ट्रू एन्यूरिज्म में तीनों वाल बाहर गुब्बारे नुमा एक संरचना फूली हुई बना लेती हैं, जबकि इसके अंदर गुब्बारे जैसी जो संरचना बनती है वो दीवार के अंदर ब्लड के प्रवेश करने से बनती है, जिसकी चर्चा भी हम करने जा रहे हैं। यदि किसी मरीज में अगर उसका बीपी कंट्रोल नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड रहता है, उसमें उस ऐसे खास तरह के मरीज में अचानक एक सडन इंस्टेंटेनियस, अचानक बहुत तेज़ बीच सीने में दर्द, मीडियास्टिनल पेन उठता है, जैसे कोई इसका एहसास होता है जैसे कोई अंदर चिर गया हो, टीयरिंग पेन सेशन होता है, और ये फैल करके पीठ, पेट, गर्दन तक फैल सकता है। इसके अंदर जो कमज़ोरी आती है एआर्टा में, ये कमज़ोरी चाहे चोट की वजह से आ जाए, चाहे पैदाइशी कारण से कमज़ोर हिस्सा है उसमें परिवर्तन आ जाए, या कहते हैं कि बढ़े रक्तचाप की वजह से खून की नली में ये परिवर्तन आ जाए। ये परिवर्तन होता क्या है? इसके अंदर इंटिमा फट जाती है, इसमें इंटिमा फट जाती है, और जो ब्लड होता है, जो मेन ल्यूमेन में खून बह रहा होता है, वो इंटिमा फट जा करके मीडिया में जो बीच वाली लेयर होती है, वो इंटिमा बीच वाली लेयर में ब्लड प्रवेश कर जाता है, तो एक फॉल्स ल्यूमेन ब्लड का क्रिएट हो जाता है, और वहाँ से एक बल्जिंग दिखाई देने लगती है। इसलिए गुब्बारे जैसी संरचना के रूप में तो ये एन्यूरिज्म जैसा दिखता है, लेकिन इसमें तीनों लेयर बाहर नहीं फूलती हैं। इसके अंदर मीडिया जो बीच वाली लेयर है उसमें खून का जमाव होने की वजह से गुब्बारे जैसी संरचना बनती है, इसीलिए इसको ट्रू एन्यूरिज्म नहीं कहते। और ये जो फूली हुई गांठ की संरचना है, ये इसको हेमेटोमा कहते हैं। रक्त की फूली हुई गांठ सी जैसी संरचना बन जाती है। कभी कभी ये गांठ के बजाय मुख्य ल्यूमेन, जो मुख्य एआर्टा की प्रवाह करने वाली मुख्य गुहा है, मुख्य ल्यूमेन है, उसके पैरेलल एक लंबी सी फॉल्स ल्यूमेन उसी मीडिया की वाल में बन जाती है, और उससे जो है कहते हैं कि एक जो संरचना बनती है, एक ट्यूब जैसी संरचना बन जाती है। और इस एआर्टिक डिसेक्शन में जब ये बीमारी होती है, तो की बीमारी जब पैदा होती है तो उसमें मरीज में सांस फूलने के लक्षण, चक्कर आना, बीपी का फॉल होना, उल्टी उबकाई का महसूस होना, बेहोशी होना, और यहाँ तक कि उसमें अगर ये एआर्टा के बजाय अगर अपर लिम्ब की धमनी है उसमें अगर ये चीज़ हो जाए, तो हमको जो है एक तरफ फालिस जैसा और पल्स में कमी आना, एक तरफ फालिस जैसा कमज़ोरी आने लगती है। और क्रेनियल आर्टरी, जो ब्रेन की आर्टरीज़ होती हैं, उसमें अगर ये एआर्टिक डिसेक्शन हो जाए, ब्लड प्रेशर का हाल गिर जाएगा, शॉक हो जाएगा, सिंकपी आ जाएगी, मतलब बेहोशी आ जाएगी। और कोरोनरी आर्टरी में अगर ऐसी संरचना बन जाए, जो कि बहुत कम ही होती है, तो एमआई का जैसा अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया भी हो सकती, इन्फेक्शन जैसी स्थिति आ सकती है। ये बहुत कम पाई जाती है, और इसीलिए अगर इसमें इसको अगर पूरी तरह फट जाए तो इसमें भी एन्यूरिज्म के फटने जैसे बीपी फॉल होने से डेथ होने का डर रहता है। और चूँकि कम पाई जाती है तो डॉक्टर इसको देर में संदेह कर पाते हैं इसके होने को, और अगर लेट में डायग्नोसिस और लेट में ट्रीटमेंट होता है तो मृत्यु दर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अगर समय पर डायग्नोसिस बन जाए और अर्जेंट सर्जरी से इसको रिपेयर कर दिया जाए तो मरीज की जान की बचत हो सकती है। इसके बचने के लिए हम इसमें बीपी कंट्रोल करके अपने को इस स्थिति से बचा सकते हैं। कार में सीट बेल्ट आदि पहन करके हम इसको चोट से बच सकते हैं, और हेल्दी वेट मेंटेन करके अपने को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। स्मोकिंग और टोबैको से बच करके हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। साथियों, इसके अंतिम पार्ट में वाल्व से होने वाले जो बीमारियां हैं जिनसे चेस्ट पेन हो जाता है, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
एआर्टा में प्रवेश कराता है माइट्रल वाल्व के थ्रू। माइट्रल वाल्व एक ऐसा वाल्व है जो 2 फ्लैप का होता है। बाकी तीनों वाल्व जो ट्राइकस्पिड, एआर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के बारे में हमने जिक्र किया था, ये 3 फ्लैप के होते हैं। ये 2 से 3% पॉपुलेशन में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स नाम की एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन उठ सकता है। माइट्रल वाल्व में जो फ्लैप है, अगर ये दोनों जो 2 फ्लैप्स हैं, अगर ये एबनॉर्मल साइज के हों या किसी जाने अनजाने कारण से इनमें डैमेज हो जाए, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है एआर्टा में अपने ब्लड को, तो ये पूरी तरह क्लोज़ होने के बजाय लेफ़्ट एट्रियम की तरफ बल्ज कर जाते हैं, और बल्ज करने से इन जो सारा का सारा ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल का एआर्टा में जाना चाहिए था, क्योंकि माइट्रल वाल्व का काम ही ये था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड को जाने ना दे वापस, वो उसमें लीक करके कुछ ना कुछ ब्लड वापस बार बार लेफ़्ट एट्रियम में लौटने लगता है। और इस वजह से सामान्यतः तो कोई लक्षण नहीं पैदा होते, लेकिन अगर कोई लक्षण होते हैं तो पहला लक्षण इसके अंदर चेस्ट पेन का आता है। और धीमे धीमे जब ये बीमारी बढ़ती रहती है तो मरीज हार्ट फेल्योर में चला जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में चला जाता है, और तब उसकी सांस फूलना, पैरों में सूजन आदि के लक्षण आने लगते हैं। इसी तरह से जैसे हमने बताया था कि एक एआर्टिक वाल्व होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल और एआर्टा के बीच में, एआर्टिक वाल्व होता है जिसके थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एआर्टा में प्रवेश करता है। अगर किसी कारण से ये सकरा हो जाए तो ये एआर्टिक स्टेनोसिस कहलाता है। एआर्टिक स्टेनोसिस कहलाता है। अब अगर ये सकरा हो गया तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब पंप करना चाहेगा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एआर्टा में, तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो उस ऑक्सीजन की डिमांड, जो बढ़े ऑक्सीजन की डिमांड है, उसको ज़्यादा पंप करने के लिए, और हृदय की मांसपेशियों को भी ज़्यादा पंप करना है तो उनके खुद की पर्सनल उसके लिए, जब कोरोनरी आर्टरी सामान्य होने के बावजूद ऑक्सीजन की डिमांड को जब नहीं पूरा कर पाएंगी तो चेस्ट पेन की स्थिति पैदा होगी और सांस भी फूलेगी। अचानक ऑक्सीजन की कमी से सीने में दर्द होगा, दिल की गति तक अनियमित हो सकती है। ये जो वाल्व में कंस्ट्रिक्शन है, वाल्व में सिकुड़न है, बच्चों की एक बहुत मतलब अक्सर पाई जाने वाली एक रूमेटिक फीवर नाम की हृदय की बीमारी है। उसके रिजल्ट से माइट्रल वाल्व और एआर्टिक वाल्व ख़राब हो जाते हैं, स्टेनोसिस हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है। कभी कभी बड़ी उम्र में वाल्व में जो उम्र के साथ किसी में वियर टियर ज़्यादा होता है, टूट फूट ज़्यादा होती है, उसमें जब हीलिंग होती है, कैल्सिफिकेशन से होती है, उससे सिकुड़न आती है और ये एआर्टिक स्टेनोसिस रिजल्ट करती है। और कभी कभी पैदाइशी कारणों से एआर्टिक वाल्व में, जैसे मैंने बताया था, 3 फ्लैप होते हैं सामान्यतः, इसमें 3 फ्लैप के बजाय 2 फ्लैप हो जाते हैं, और 2 ही फ्लैप हो जाने से उनमें जब उनसे होता हुआ ब्लड ऊपर नीचे जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से एआर्टा की तरफ, तो उसमें टूट फूट कुछ ज़्यादा होती है, और उस टूट फूट की ज़्यादा की वजह से उसमें जब हीलिंग होती है तो कैल्सिफिकेशन और सिकुड़न आ जाती है, और इस वजह से जो रिजल्टेंट एआर्टिक स्टेनोसिस नाम की बीमारी पैदा होती है, उसमें जो है सीने में दर्द, बेहोशी, सांस फूलने की जैसी तकलीफ़ होती है। ज़्यादातर मरीजों को पहली बार इसका एहसास एक्सरसाइज के समय चेस्ट पेन के रूप में पता लगता है। साथियों, ये 5वीं कड़ी चेस्ट पेन की हार्ट के विभिन्न हिस्सों द्वारा विभिन्न बीमारियों की वजह से होने वाले चेस्ट पेन की लक्षण और उनके कारण के रूप में थी। अगले वीडियो में हम चेस्ट पेन के उन कारणों का वर्णन करेंगे जो चेस्ट में हमने बताया था हार्ट के अलावा फेफड़े हैं और दूसरे संरचनाएं हैं, जैसे खाने की नलियाँ इत्यादि इत्यादि। और अगले वीडियो में हम लोग चेस्ट पेन के दूसरे कारणों की चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, हर वीडियो को लाइक करते रहेंगे
और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को इसको शेयर करते रहेंगे ताकि नए सब्सक्राइबर्स बनेंगे और सबको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।